साथियों नमस्कार। अनमोल फाउंडेशन द्वारा संचालित जन जुड़ाव फेसबुक पेज पर हम आज लाइव हैं और हमारे साथ हैं जीएस वेंकट सुब्रमण्यम सर, जो लाइफ स्टील प्लांट में पूर्व जीएम रह चुके हैं और एक लंबा अनुभव है काम करने का। और हम लोग आज बेसिकली चर्चा करेंगे पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण का जो बढ़ता हुआ दबाव है या जो इसके खतरे हैं या प्रदूषण है जिस तरीके से फैल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। और इसके ऊपर सुब्रमण्यम सर का बहुत सारा सोच है, बहुत सारे काम किए हैं लाइफ स्टील प्लांट पे रहते हुए। तो सुब्रमण्यम सर, आपका जन जुड़ाव के फेसबुक पेज पर स्वागत करता हूँ मैं। आज हाँ बोलिए। हम लोग जो चर्चा करेंगे, मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी रख दे रहा हूँ बात को कि जैसे हम देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से, मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ कि जब हम गाँव की तरफ थे या अंबिकापुर में थे तो उसमें जो वहाँ का मौसम होता था वो एकदम अनुकूल था, पंखे की जरूरत नहीं पड़ती थी। कूलर तो बहुत दूर की बात थी, पंखे की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज समय ऐसा आया है कि कूलर भी छोड़ दीजिए, बिना एयर कंडीशन के कोई रह नहीं सकता। तो धीरे धीरे मौसम परिवर्तन हुआ है और इसके पीछे बहुत सारे चीज भी बदलाव में आते गए हैं। जैसे जंगल धीरे धीरे कटते गए हैं, फैक्ट्रियां बढ़ती गई हैं, उद्योग धंधे बहुत सारे बढ़ते गए हैं। विकास के नाम पे चाहे सड़क बनाना हो या मकान बनाना हो, उसके नाम पे पेड़ों की बहुत सारी कटाई हुई है। और जो वो खेती के मामले में जो उत्पादन का भी रहा है उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग बहुत तेजी से हुआ है। पुराने जो हमारे स्ट्रक्चर थे, जो परंपरागत स्ट्रक्चर थे जिसमें तालाब थे, नदियां थी, उसमें बहुत सारे तालाब धीरे धीरे बांट लिए गए। अब वो संख्या नहीं है, उतनी संख्या नहीं है जितनी पहले थी। और जो पेड़ पौधे थे उसको भी हम अगर परंपरागत रूप से देखें तो हमारी परंपराएं ऐसी थी जो पेड़ों का संरक्षण करती थी, जिसमें पीपल का वृक्ष देख लीजिए या वट वृक्ष देख लीजिए या फिर आंवले का पेड़ है। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनकी हमारे यहाँ पूजा होती है और उस नाम से भी संरक्षण करके रखा जाता था। गांव के बाहर में तालाब बनाया जाता था जहाँ पे पानी का कंजर्वेशन किया जाता था। तो बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं थी पुराने समय में जो पर्यावरण को संरक्षित करती थी और आज ये धीरे धीरे करके पूरा खत्म होते जा रहा है। हमारी परंपराएं भी सिमटते जा रही हैं, हमारे जो उत्पादन के तरीके हैं वो भी बदलते जा रहे हैं। रासायनिक खादों के प्रयोग की वजह से हमारा जल, मिट्टी वो भी प्रदूषित होते जा रहा है। जितनी फैक्ट्रियां हैं, अगर हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो छत्तीसगढ़ में 40% वन भूभाग है और वहाँ पे कोल माइंस, बॉक्साइट माइंस और लोहे की खदान, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री खुले हैं जिनके कारण बहुत सारा जंगल नष्ट हो गया है। और ये सारे बहुत सारे कारण हैं जिनके चलते पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। सुरक्षा के दृष्टि से अगर हम बात करें तो सरकार अपने स्तर पे पर्यावरण संरक्षण मंडल बना के रखा हुआ है जो प्रदूषण को नियंत्रण करेगा या उसके संरक्षण के लिए काम करेगा, लेकिन वो उतना दिखाई नहीं देता है। दूसरे तरफ प्लांटेशन का बात करें तो हर साल प्लांट लगते हैं। शायद आंकड़ों में अगर हम जा करके देखेंगे तो इतने प्लांट लग चुके होते हैं जो अगर गिनती किया जाए तो शायद जगह नहीं बचेगा, इतना प्लांट हो गया होगा। लेकिन हकीकत में अगर आप देखेंगे तो कहीं पे प्लांट दिखाई नहीं देता है। तो इस तरीके का बहुत सारा स्थिति है और इन सब चीजों पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे आज सर के साथ, क्योंकि सर इस फील्ड में लंबे समय से और छत्तीसगढ़ में ही रह करके काम किए हैं, तो छत्तीसगढ़ के स्थिति को समझते हैं, पर्यावरण की स्थिति को समझते हैं। तो मैं सर से अनुरोध करूंगा कि सर इन विषयों पे थोड़ा हमें प्रकाश डालिए, खास करके वन पर्यावरण या इंडस्ट्री का पर्यावरण या फिर हम एग्रीकल्चर को लेकर के भी हम पर्यावरण को देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें हानि पहुंचा रहे हैं और उसके सुरक्षा के क्या उपाय हो सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे सर। सबको नमस्कार। मैं जीएस वेंकट सुब्रमण्यम हूँ, जो पिछले साल बीएसपी का सर्विसेज से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं अधिकतर कोकोन डिपार्टमेंट में काम किया हूँ। जहाँ हम बोलते हैं बहुत सारा पोल्यूशन रहता है, एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में सबसे ज्यादा उधर रहता है। एक कंडीशन था, सबसे ज्यादा था मतलब जब मैं ज्वाइन किया 1982 में। लेकिन पिछले कई वर्षों से
पिछले 38 साल में जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जो कदम लिया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एडवाइस के ऊपर, काफी सराहनीय है। अभी जब मैं बिलास स्टील प्लांट छोड़ा, मुझे अच्छा लगा। मैं एक स्वस्थ वातावरण में काम कंप्लीट करके निकल रहा हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सो अभी हम थोड़ा चर्चा करेंगे, ये पोल्यूशन क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट कंट्रोल क्या होता है और इसकी जरूरत क्या है। मैं अपना अनुभव में जो सीखा हूँ, जो कार्य के दौरान जो एक्सपीरियंस किया हूँ, मैं आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करना चाह रहा हूँ। थोड़ा अलग अलग प्रकार का डिटेल्स में दे सकता हूँ। अगर पावर पॉइंट दिखाने का प्रावधान होता तो मैं बहुत कुछ दिखा सकता था, लेकिन मैं सिर्फ ये पेपर में प्रिंट लेकर रखा हूँ। जहां जहां डेटा देना रहता मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आज का टॉपिक जो है पर्यावरणीय दबाव है, पर्यावरणीय दबाव और पोल्यूशन और उपाय। सबसे पहले हम थोड़ा मालूम करते हैं ये पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है। परि जिसका अर्थ है आसपास और आवरण जिसका अर्थ है घिरा हुआ। हमारे आसपास मौजूद वातावरण को हम पर्यावरण कहेंगे। पर्यावरण में हम उन सब चीजों को सम्मिलित करेंगे जिसे हम महसूस करते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं तथा उपयोग में ला सकते हैं। पर्यावरण में जीवित और निर्जीवित तत्वों का समावेश होता है जो हमारे चारों ओर घिरा हुआ है। पृथ्वी में मौजूद सभी चीजों जैसे जल, वायु, पेड़ पौधे, जीवित और निर्जीवित वस्तुएं, नदी, नाला, तालाब, झरने, पहाड़ आदि समृद्ध है, जिनके बिना मनुष्य जीवन का अस्तित्व शून्य है। सो पर्यावरण क्या है, ये तो हम लोग जान लिए हैं। अभी हम लोग ये मालूम करते हैं कि पर्यावरण प्रदूषित होता है, जो बोल रहे हैं वो क्या होता है। प्रदूषण क्या है? प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य मिलना, न शांत वातावरण मिलना। अनेक प्रकार का पोल्यूशन होता है, जैसे लैंड प्रदूषित होता है, वायु प्रदूषित होता है, जल प्रदूषित होता है। ये तीन बड़ा कैटेगरी है। इसके अलावा नॉइज पोल्यूशन भी होता है, जो ध्वनि से हम लोग प्रदूषित होते हैं, वो है। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जैसे कि यूरेनियम वगैरह है, एटॉमिक रिएक्टर है, उससे भी प्रदूषण होता है। ऐसे कुछ कैटेगरीज है। और हम लोग ये देखते हैं दो बड़े कैटेगरी का होता है प्रदूषण। एक इंडस्ट्रियल रिलेटेड प्रदूषण होता है, एक नॉन इंडस्ट्रियल रिलेटेड प्रदूषण होता है। इंडस्ट्री में जैसा भी छत्तीसगढ़ स्टेट में जो है भिलाई स्टील प्लांट एक बहुत बड़ा प्लांट है स्टील का। सो इसके चलते कितना प्रदूषण होता है, एक अनुमान लगाया है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है अबाउट 21%। बाकी जितना है नॉन इंडस्ट्रियल वाला। नॉन इंडस्ट्रियल वाला क्या होता है, जैसे सड़क में जो चलते हैं 2 पहिया 4 पहिया वाहन, ये सब नॉन इंडस्ट्रियल कैटेगरी में आता है। और अदर देन स्टील इंडस्ट्री जो भी है, जो कॉपर इंडस्ट्री वगैरह है, वो भी इस कैटेगरी में है। ओनली स्टील इंडस्ट्री 21% के दायरे में आता है। और स्टील इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन होने का कारण क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाला कुछ गैसेस निकलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कुछ फ्लोराइड रिलेटेड गैसेस, ये सब है। हम जानते हैं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट वो है
जैसे सूरज से किरण धरती पर पहुंचते हैं, अबाउट 49% भूमि ग्रहण कर लेता है। बाकी जितना हीट है इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट वापस चले जाता है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जो क्लाउड्स वगैरह है, एरोसोल वगैरह है, वो उसको ट्रैप करता है, फिर उसको एक अलग फ्रीक्वेंसी में पृथ्वी पर वापस भेजा जाता है। जो कि बचकर वापस जाना चाहिए था, वो ट्रैप होकर के नीचे आ जाता है। इसके वजह से पृथ्वी का तापमान जो सामान्य होना चाहिए था, उससे भी धीरे धीरे बढ़कर वार्म अप होना चालू हो गया। ये कब चालू हुआ है? जब इंडस्ट्रीज बढ़ने लगे। इंडस्ट्रीज क्यों बढ़ा? हम मनुष्य का जिंदगी को सुधारने के लिए इंडस्ट्रीज चालू हुए हैं। जैसे कि स्टील आ गया, स्टील के आने के बाद बर्तन बना है, रेल बना है, गाड़ियां बनी है, घर का जितना सामान है ये सब स्टील से मैक्सिमम बना है। बट एट व्हाट कॉस्ट? हम तो ये सब सामान पैसा देकर के खरीद लेते हैं, सुख पा लेते हैं, एयर कंडीशन चलाते हैं, ह्यूमिडिटी से बच जाते हैं, लेकिन इसके लिए हम जो पे करते हैं वो क्या है? वो है पर्यावरण लॉस इन द फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टील प्लांट से जो निकलता है ग्रीन हाउस गैसेस, इसके वजह से पृथ्वी गर्म हो गया है। और एसी जो चलाते हैं, एसी में गैस जो यूज होता है वो भी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देता है। एटमॉस्फेयर में बोलते हैं ये ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर अगर होल हो गया है, हार्मफुल रेडिएशन जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन वगैरह है वो पृथ्वी पर पहुंचता है, मनुष्य को हानि पहुंचाता है। सो हम अपना सुख पाने के लिए जो इंडस्ट्रीज चालू किया है, उससे हम पृथ्वी को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये पोल्यूशन है। एक जमाने में ऐसा था, लगभग आज से 100 साल पहले, ये लोगों का मेंटालिटी ये था, जो इंडस्ट्री चलाते थे उनका सिर्फ प्रोडक्शन मात्र एक ध्येय था। लेकिन अभी वो चेंज हो गया। सिर्फ प्रोडक्शन ही काफी नहीं है, क्वालिटी भी होना चाहिए, क्वांटिटी भी होना चाहिए। उस समय बोलते थे रिसोर्सेस लिमिटेड है, अभी बोलते हैं रिसोर्सेस को कंजर्व करो, जितना हो सके उसको बचा के उससे अधिक मात्रा में एफिशिएंसी के साथ प्रोडक्शन करो। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस जमाने में पर्यावरण के बारे में कोई सोचता नहीं था, लेकिन आज पर्यावरण का संरक्षण एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है। आजकल इवन गवर्नमेंट जो चलाते हैं उनके ऊपर भी इतना प्रेशर है, अगर पर्यावरण रूल्स को कंप्लाई नहीं करेंगे, पर्यावरण बचाने के लिए जो नीतियां बनाए हैं उसको अगर फॉलो नहीं करेंगे, सरकार कभी भी लूज हो सकता है, पब्लिक उनके खिलाफ चले जाएंगे, बहुत जुर्माना देना पड़ेगा इंडस्ट्रीज को। ऐसा बहुत कठोर नियम आगे हैं। इसके चलते पहले से स्थिति अभी सुधर गया है, लेकिन अभी भी बहुत करना बाकी है। अभी जैसे मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया था, तो ये GH ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो क्लाइमेट बढ़ गया है, क्लाइमेट में मतलब चेंजेस हो गया है, टेम्परेचर बढ़ गया, पृथ्वी गर्म हो गया। इसको इंटरनेशनल लेवल में कंट्रोल करने के लिए एक संस्था बनाया गया है और एक क्योटो प्रोटोकॉल करके बनाया था। इसके चलते 1992 के बाद कुछ ग्रुप्स बनाए, एक Annex 1 कंट्रीज, एक Annex 2 कंट्रीज करके। Annex 1 कंट्रीज वो होते हैं जो बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज है। सो उनको ये प्रोग्राम दिया गया है, आने वाले 10 साल में आपको 8% जितना पोल्यूशन होता है उससे कम से कम 5.2% तक लाके छोड़ना है।
और अनेक्स टू कंट्री जैसे इंडिया जैसे कंट्री है जहां अभी भी डेवलपमेंट का बहुत स्कोप है, उनके लिए अभी इतना नियम नहीं बनाया है, फिर भी एक हमारा धर्म, पृथ्वी को बचाना हमारा धर्म, इस सिद्धांत को कायम रखने के लिए हिंदुस्तान में भी बहुत कुछ किया गया है। लाइक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर्म हुआ है, उसके बाद हर स्टेट में एक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी चालू हुआ है, और ये लोग कुछ नियमों बनाए हैं, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, और इंडस्ट्री चलाने के लिए कुछ एक्ट्स बनाए हैं। और इंडस्ट्री चलाते वक्त कितना कितना रिलीज कर सकते हैं, मतलब सेफ रिलीज कितना कर सकते हैं पोल्यूशन, इसके लिए भी नियम बनाए हैं। अगर उसको कोई तोड़ेंगे, उनको पनिश करने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए क्या करना, वो भी एक रूल बनाए हैं। और उसमें कुछ लोगों को शामिल किया, जैसे कोई टेक्नोक्रेट्स है जो पढ़े लिखे हैं, जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, उनको शामिल किया। उसके बाद संजय शर्मा जी जैसे एनजीओ को भी बुलाए हैं, ताकि ये लोग गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बीच में एक इंटरफेस बने रहे, ये लोग इसको समझें, और ऑर्डिनरी पब्लिक इनको बताएंगे, इंडस्ट्रीज के बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, और इंडस्ट्री को भी बताएंगे इंडस्ट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और पब्लिक को ही बताएंगे इंडस्ट्री कैसा चलता है, उसका टेक्नोलॉजिकल नियम क्या होता है, और कहाँ आवाज उठाना, ये सब इसमें रहता है। सो ये मुझे भी अच्छा लगता है इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, मैं भी अपना दिल की बात कुछ कह पा रहा हूँ। मैं इसके पहले भी जब प्लांट में काम किया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में, और उनको उनसे हम लोग स्टील प्लांट वाले क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके बारे में बताया था, लेकिन मेरी आवाज वहां तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा प्लांट की तरफ से मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इसको एक माध्यम मान के यूज करूंगा। संजय शर्मा जी मेरी आवाज को थोड़ा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तक पहुंचा है, और वो मुझसे जो भी चाहता है मैं डिटेल्स शेयर कर सकता हूं, मेरे भी अपने कुछ आइडिया है, मैं उनके साथ शेयर कर सकता हूं। और हम लोग देखे थे कई प्रकार का पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। एक होता है इंडोर पोल्यूशन, इसके बारे में ज्यादा कुछ चर्चा बाहर नहीं दिख रहा है, इसके बारे में मैं रिसेंटली पढ़ा था। पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज में इंडोर पोल्यूशन का बहुत चर्चा होता है। इंडोर पोल्यूशन क्या होता है, अभी जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, ऑफिस में या प्लांट में जाके काम कर रहे हैं, उसको छोड़ के उनको फैमिली और छोटे बच्चे या मैक्सिमम टाइम घर में रहते हैं, और भी जहां गरीबी है वहां चूल्हा जलाते हैं, बायोमास यूज करते हैं, जिससे गैसेस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ग्रीन हाउस गैसेस निकलता है। इस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को ठीक से वेंटिलेट करने के लिए भी सिस्टम्स नहीं रहता। इसके चलते क्या होता है, वो कई प्रकार का बीमार का शिकार हो जाते हैं। सो इनको कैसे बचाना है, और इनको इसके बारे में अवेयरनेस कैसा लाना है, ये भी एनजीओ का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसमें सुरक्षित तरीके से इंडोर में कैसे काम करना, और अगर पोल्यूशन हो भी गया उसको कैसे मैनेज करना, ये भी एक आजकल नया एक प्रोग्राम हो गया, क्योंकि इसके चलते मैक्सिमम बच्चों को पाया है पल्मोनरी डिसीजेस, ब्रीथिंग डिसीजेस होते हुए। इसलिए इंडोर पोल्यूशन को संभालना भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया है। और पोल्यूशन के बारे में सिर्फ हम अभी बात करते हैं, हम सोच रहे हैं कुछ साल पहले ये बताया गया, वो भी क्या अमेरिकन कंट्रीज में चालू हुआ, यूरोपियन कंट्रीज में चालू हुआ, मतलब ये प्रेशर वो पब्लिक प्रेशर में कन्वर्ट हुआ, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर गया, धीरे धीरे लेजिस्लेशन बना, फिर वो हिंदुस्तान में ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन
हमारे हिंदुस्तान का जो अलग अलग भाषा में जो कल्चर्स है, टेक्स्ट है, उसमें भी इसके बारे में कुछ रेफरेंसेस है। मैं आप ये आपको जस्ट पढ़ के बताना चाहता हूं कि चाणक्य का नीति सार 2.9, इसमें एक श्लोक है, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधो नहि सर्वत्र चंदनम न बने बने, चंदनम न बने बने। इसका अर्थ यह है, हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होता, हर हाथी में मोती नहीं होता, सज्जन सही जगह नहीं मिलते, चंदन का पेड़ हर जंगल में नहीं होता। The same way our environment, our earth is very rare. Let us preserve it together for generations to come. कितना अच्छा संदेश है जो कि आज से कई सेंचुरीज पहले बनाया गया। और आजकल तिरुकुरल के बारे में भी लोग बहुत रेफरेंस लेते हैं। एक तिरुवल्लुवर करके एक कवि थे, मुनि थे, वो बोलते हैं 31st BC बिफोर क्रिस्ट पैदा हुआ करके। उन्होंने भी बताया था, मणिनीरम मण्णुम मलयुम अणिनिழற் काडुम उडयतरण। इसका मतलब यह है, a fort is that which has everlasting water, plains, mountains and cool shady forests. ये सब मतलब पहाड़, फॉरेस्ट, हरा भरा फॉरेस्ट और कंटिन्यूसली बहने वाला नदी, प्लेन्स, लैंडस्केप, ये सब एक अच्छा वातावरण का एग्जाम्पल है। अच्छा वातावरण मतलब वो बहुत स्ट्रांग रहता है, वैसे ही एक महाराजा का फोर्ट होना चाहिए। इससे पता चलता है एक वातावरण अच्छा रहने से कैसे लोगों के लिए लाभदायक होता है। और इसके साथ साथ में यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का जो सबसे पहले जो बने थे एडमिनिस्ट्रेटर कार्ल ब्राउनर, उन्होंने बताया था, पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका एक कर्तव्य है। प्रत्येक पीढ़ी नींव में जोड़ती है, लेकिन अंतिमता एक ब्रह्म है। लगभग क्षितिज पर समानांतर लाइनों जैसे मिलते हैं, लेकिन यह नहीं होता। फिर भी हमें क्षितिज और उससे आगे देखने की जरूरत है, क्योंकि यही वह जगह है जहां हमारी नई चुनौतियां का समाधान निहित है। जैसे जैसे हमारी पहुंच हमारी समझ से अधिक होनी चाहिए, वैसे वैसे हमारी दृष्टि भी स्पष्ट दृष्टिकोण से आगे बढ़नी चाहिए। देखिए कितना अच्छा विचार है। इससे पता चलता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पर्यावरण के प्रति। जैसे हम जैसे हम लोग प्लांट क्रिएट किए, प्रदूषण क्रिएट किए, हमें ये क्षमता भी है इसको बचाने के लिए, आगे ना होने के लिए क्या करना, ये क्षमता है मनुष्य में है। उस क्षमता को बाहर लाओ, यही उनका मैसेज है। और कल मैं पढ़ा था, जो वेहिकुलर पोल्यूशन जो होता है, इसके प्रति दिल्ली सरकार ने एक अच्छा पॉलिसी इंप्लीमेंट किया। दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 इसका नाम है। दिल्ली कैबिनेट ओके किया इसको दिसंबर 23 तारीख को 2019 में, और अगस्त 7 तारीख 2020 में इस पॉलिसी को नोटिफाई किया। ये पॉलिसी कम से कम अगला 3 साल तक वैध रहेगा, उसके बाद रिवाइज किया जाएगा। सो इससे क्या है, इसका गोल ये होता है
electric vehicles to contribute to 25% of all new vehicle registration by 2024. Aims to transform national capital to the electric vehicle capital of India. और ये दिल्ली का प्रदूषण को कैसे कम करेगा, इसका ये है ओवर द लाइफ टाइम. These electric vehicles are estimated to avoid approximately 6,000 rupees crores in oil and liquid natural gas, 4.8 million tons of carbon dioxide emissions, 159 tons of particle measuring 2.5 micron. और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करते हैं इनके लिए भी कुछ सुविधा भी दिए हैं, जैसे कि उनको रोड टैक्स पटाना और कुछ स्पेशल टैक्स जो बड़े सिटियों में लागू होता है, ये सब उनके लिए नहीं रहेगा. शर्मा जी, और कितना समय है? शर्मा साहब, और कितना समय है? हाँ, बोल सकते हैं. बोल सकता हूँ, ठीक. हाँ, अपनी बात को रख सकते हैं. और 5 मिनट, 10 मिनट और रख सकते हैं. हाँ, ठीक है. और हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं पोल्यूशन कंट्रोल में. जैसे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन स्टील इंडस्ट्रीज के लिए एक सर्कुलर इकोनॉमी का एक सिद्धांत बना के दिया है. उसमें क्या होता है, हम जैसे अभी क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, स्टील का सामान बनाते हैं, और जैसे उसका लाइफ टाइम खत्म हो गया उसको फेंकते हैं, फिर दोबारा बनाते हैं. सो उसमें क्या है, जैसे प्रोडक्शन करते हैं फिर वही कार्बन एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन चलता है. सो उसको कम करने के लिए एक नया सिद्धांत अपनाया है, रिड्यूस, रीयूज, रीमैन्युफैक्चर एंड रीसाइकिल. जो फेंकता है उसको रिसाइकिल करिए, या तो जहां कंजम्पशन होता है अभी नॉर्मली उसको कम करो बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी, और उसको रिसाइकिल करिए. और रिसाइकिल करके रीयूज करने के बाद जो लाइफ फिर खत्म हो गया उसी को ऐसा इनपुट यूज करके रीमैन्युफैक्चर करिए, जिसके चलते कॉस्ट भी कम होगा, पर्यावरण के ऊपर लोड है वो भी कम होगा. और शर्मा जी ने कहा था बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताने के लिए. मैं अभी जस्ट इसको निकाला हूं, मैं इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाया हूं. इसका कुछ 2 पैराग्राफ में अंग्रेजी जो है पढ़ता हूं, चलेगा शर्मा साहब? शर्मा जी, अंग्रेजी में पढ़ने से चलेगा? मैं इसको अभी ट्रांसलेट नहीं कर पाया, समय नहीं था. बायोडाइवर्सिटी, ठीक है. अभी एक बायोडाइवर्सिटी के बारे में चर्चा चालू हो गया है, काफी मोमेंटम गेन कर रहा है. मैं जस्ट उसको पढ़ के बताता हूं. द एयर यू ब्रीथ, द वाटर यू ड्रिंक एंड द फूड यू ईट all rely on biodiversity, but right now it is in crisis because of us. What does this mean for our future, and can we stop it? It is a variety of life on earth in all its form and all its interactions. If that sounds bewilderingly broad, that is because it is. Biodiversity is the most complex feature of our planet, and it is the most vital. Without biodiversity, there is no future for humanity. इस बायोडाइवर्सिटी को क्या चीज नुकसान पहुंचाता है? We are, particularly as the human population rises and wild areas are raised to create farmland, housing and industrial sites. The felling of forests is often the first step, and 30 million hectares were lost globally in 2016. Poaching and unsustainable hunting for food is another major factor. More than 300 mammal species, from chimpanzees to hippos to bats, are being eaten
into extinction. Pollution is a killer too, with orcas and dolphins being seriously harmed by long-lived industrial pollutants. The hardest hit of all habitats may be rivers and lakes, with freshwater animal population in this collapsing by 81% since 1970. So what can be done? क्या हमें करना चाहिए? Giving nature the space and protection it needs is the only answer. Wildlife reserves are the obvious solution, and the world currently protects 15% of land and 7% of the oceans. However, the human population is rising and wildlife reserves don't work if they hinder local people making a living. The poaching crisis for elephants and rhinos in Africa is an extreme example. Making the animals work more alive than dead is the key. For example, by supporting tourism or compensating farmers for livestock killed by predators. एक चीज और है, कंपैरिजन किया है बायोडाइवर्सिटी का नुकसान और क्लाइमेट चेंज, दोनों में क्या डिफरेंस है करके. Could the loss of biodiversity be a greater threat to humanity than climate change? Yes. Nothing on earth is experiencing more dramatic change at the hands of human activity. Changes to the climate are reversible, even if that takes centuries or millennia. But once species become extinct, particularly those unknown to science, there is no going back. So अभी मैं दो विषय और बता के अपना वाणी को विराम दूंगा. एक स्वच्छता अभियान के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि पर्यावरण का सुरक्षा, इसमें क्लीनलीनेस वो भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है. हमारा छत्तीसगढ़, इसमें एक टाउन है अंबिकापुर, यहाँ कुछ साल पहले कुछ एक्टिविटी किया है. सो ये बाकी सिटीज के लिए एग्जाम्पल बन गया. मैं इसको छत्तीसगढ़ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइड से निकाला हूं इस वीडियो को. इसके बारे में थोड़ा 1-2 मिनट में बताना चाहूंगा. एक प्रशासन इंटरेस्ट लेने से पब्लिक और उनके साथ दें क्या चमत्कार हो सकता है, उसका एक बहुत अच्छा मिसाल है ये अंबिकापुर का एक्सपीरियंस है. फ्यू इयर्स बैक जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने चालू किया है स्वच्छता अभियान, उस समय जो थी मैडम ऋतु सेन करके जो कलेक्टर थी, उन्होंने एक अभियान शुरू किया है, इस शहर को मैं साफ करा के रखूंगा, और पब्लिक को साथ में लिया, उनको समझाया, अवेयरनेस बढ़ाया है. उसका रिजल्ट ये है, राइट नाउ वहां कोई डंपिंग यार्ड नहीं है. घर में जितना कचरा कलेक्ट होता है उसको डिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल के फॉर्म में कलेक्ट करते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट करके और उसको फर्दर प्रोसेसिंग करने के लिए सिटीज में कुछ अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉय किया, जिसके चलते उनको नौकरी भी मिली, एक कमाने का एक जरिया भी मिला है. अभी वो शहर देखने लायक है. इसके बारे में टीवी में भी काफी चर्चा हुआ है, लोगों को दिखाया गया है. तो मैं यही बोलना चाहता हूं, अगर लीडर सही है, इंटरेस्टेड है, लोगों को किस तरह मोटिवेट कर सकता है. अगर लोग भी इंटरेस्ट लेके मोटिवेट होना चाहते हैं, उसका रिजल्ट परिणाम क्या हो सकता है. मैं इसको शर्मा साहब के साथ शेयर करूंगा, इस लिंक को आप सबको पहुंचाइए. ये वीडियो फॉर्मेट में है, देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है. और ये हम कुछ समय पहले रिसाइकलिंग की बात किया था, और रिसाइकलिंग में 3 चीज और है. आजकल ई वेस्ट जनरेशन भी बहुत होता है, प्लास्टिक भी बहुत पैदा होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी बहुत पैदा होता है. ये भी पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है. और साथ साथ में जो सैनिटरी पैड्स है, इसको भी फेंकने का
इसको भी डिस्पोज करने का कोई सही तरीका नहीं है। अभी क्या कुछ इंसिनरेटर्स वगैरह है, लेकिन ऐसा होना चाहिए इंडिविजुअल के पास भी कुछ ऐसे इंसिनरेटर्स होना चाहिए जो अपना यूज किया उसको तुरंत जला के उसको रिसाइकिल कर दिया। लेकिन समय का कम होने के कारण मैं इसके बारे में ज्यादा बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये सब डिटेल्स मैं लिंक में शेयर करूंगा ताकि ये सबके लिए लाभदायक। और अंत में मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में कुछ बताना चाहूंगा वृक्षारोपण के बारे में। कि वृक्षारोपण ये है ये प्रायश्चित जैसे हम लोग पर्यावरण को तो खराब कर दिया है, लेकिन हर पाप के लिए कुछ प्रायश्चित होता बोलते हैं, हिंदू संस्कार मानता है, हमारे से भारतीय संस्कार मानता है। सो मेरा एक दोस्त ने बताया, मुझे लिख के दिया है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ का स्थानीय भाषा है, हम सब छत्तीसगढ़ में रहता है। सो मुझे ये अच्छा लगता है छत्तीसगढ़ी भाषा में 2 लाइन बोल के इस मेरा अपना वाणी को विराम देने के लिए। चल संगी पेड़ लगा बोन, पर्यावरण ल बचाओ, धरती डाई के कोरा ल हरियर बना बोन, चिड़िया चिरमुग सब बोले, बारी बारी सबले पहली हरियाली, वृक्ष पानी और शुद्ध हवा, जीवन जीने की अनमोल दवा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बहुत ही अच्छा है। और छत्तीसगढ़ में भी आप देख ही रहे होंगे कि जितने भी त्योहार हैं, वो चाहे हरेली हो या फिर आज भी त्योहार है, जितने भी त्योहार हैं उन त्योहारों में पेड़ों की पूजा या पर्यावरण संरक्षण का संदेश छिपा ही होता है। वो डायरेक्ट उसमें एक संदेश होता ही है। हमारे पुराने लोग अगर इस चीज को बनाए होंगे तो वो पता है कि हमारे पर्यावरण के बारे में बहुत ज्यादा चिंतन किए थे। और उसी हिसाब से, क्योंकि उनकी अगर पुराने हम अगर परंपराओं को पढ़ते हैं या फिर घर में देखते हैं या फिर किसी से सुनते हैं, तो ये चीज एकदम स्पष्ट समझ में आता है कि हमारे पुराने लोग जीवन जीने की जितनी भी सुविधाएं थी या जीवन जीने के लिए जो प्रकृति के रूप में हमको कुदरत हुआ था, उसके संरक्षण और संवर्धन के ऊपर बहुत सारा काम किए हैं। वो चाहे पानी का बात हो, चाहे हवा का बात हो, चाहे एनवायरमेंट का बात हो, पर्यावरण का बात हो, ये सारे चीजों पे उन्होंने बहुत ध्यान दिया है और इस पे काम भी किया है। इसीलिए आप देखेंगे कि पुराने जितने भी तालाब आपको मिलेंगे, वो सारे के सारे तालाब आज भी जीवित है और उसमें पानी भरा हुआ मिलता है। जबकि अभी जितने भी नए तालाब बन रहे हैं, वो सारे के सारे तालाबों में पानी बचता ही नहीं है, खत्म हो जाता है। तो ये एक अध्ययन का विषय है कि किस तरीके से इसको देखने का जरूरत है। हम आगे जो आप समय का बात कर रहे हैं, तो हम आगे एक वीक ही चलाने वाले हैं जिसमें हमारा एक पूरा सब्जेक्ट ही है कि विकास को लेकर के पर्यावरण, मतलब परंपरा, प्रकृति और परिवर्तन, ये 3 एक जुड़ा हुआ चैन है। इसको लेकर के हम एक वीक ही चलाने वाले, पूरे सप्ताह वेबिनार चलाएंगे फेसबुक के माध्यम से ही। और उसमें अलग अलग चीजें होंगी, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारी परंपराएं, प्रकृति दोनों और परिवर्तन तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी का जो परिवर्तन का सोच है वो कहीं ना कहीं जाकर के थोड़ा अलग तरीके से सोचता है, वो परंपराओं को छोड़ करके सोचता है। तो आज आपके साथ जो चर्चाएं हुई, बहुत सारी खास करके इंडस्ट्री के बारे में, उसके इंडस्ट्री से निकलने वाले पोल्यूशन के बारे में, उनके जो तकनीकी पक्ष है उनके बारे में, आपने सेकुलर इकोनॉमी का जो सिद्धांत है उसमें मेजर 10 सिद्धांत हैं अलग अलग, मतलब जैसे रिव्यू, आपने कुछ चीजों पे चर्चा किया है, रिफ्यूज है, रीयूज है, रिड्यूस है, रिन्यू है, और रिपेयर है, रिकवर है, रिसाइकल है, रिपर्पज है, और रीमैन्युफैक्चर है, फर्निश है। मतलब इस तरीके से, ताकि हम पुराने जितने भी हमारे सामान हैं उसका कैसे उपयोग कर सके। आपने एक बहुत अच्छा चीज हैजार्ड के बारे में बोला कि बहुत सारा अभी घर से भी वेस्ट निकल रहा है, फैक्ट्रियों से भी वेस्ट निकल रहा है, और एक बड़ा कचरा डंप हो रहा है। वो आने वाले समय में अभी भी हमारे लिए पर्यावरण के हिसाब से एक बड़ी चुनौती है, देश के लिए चुनौती है, हमारे लिए ही नहीं सिर्फ पूरे देश के लिए चुनौती है।
और इस पर एक चिंतन करना बहुत ही जरूरी है कि उसको कैसे करें। और उसमें आपने डिफाइन ये भी करने का कोशिश किया कि इलेक्ट्रॉनिक हजार्ड्स अलग है, घर से निकलने वाले कचरे अलग हैं, वो सैनिटरी पैड का भी बात आपने किया, और जो आयरन इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहे हैं वो उनका भी, उनको भी, उसके बारे में भी आपने बताने का प्रयास किया। तो इस तरीके से आपने बहुत सारी चीजों को पकड़ा है, खास करके एग्रीकल्चर पे भी आपने फोकस किया कि एग्रीकल्चर पे हम बात करें, एग्रीकल्चर से रासायनिक खादों का जो उपयोग हो रहा है उससे किस तरीके से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, फॉरेस्ट का जो नुकसान है, विकास के नाम पे जो अभी नुकसान हो रहा है उसके बारे में भी आपने बहुत सारा जिक्र किया। तो बहुत सारी बातें हुई, ऐसा नहीं बहुत कम समय में आपने बहुत सारे टॉपिक्स को हैंडल किया है, और मेरे ख्याल से दर्शकों को बहुत सारा चीज इसमें से मिलेगा, बहुत सारी बातें निकल के आएंगी, और फिर जिस तरीके का सुझाव आएगा उस सुझाव के आधार पर हम लोग इसका और भी सीरीज रख करके बात कर सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण बहुत ही चुनौतीपूर्ण चीज है हमारे लिए। जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, वो चाहे बरसात की बात हो, चाहे गर्मी की बात हो, चाहे ठंड की बात हो, हर मौसम चेंज हो जा रहा है, और जिस तरीके से पहले होता था उसमें अभी बहुत सारे अंतर हैं। और जो एक जैव विविधता का बात भी आपने किया, और बेसिकली आज तो हम एक चीज को थोड़ा थोड़ा ही टच कर पाए कि चाहे वो वेस्ट मटेरियल का बात हो, चाहे ई वेस्ट का बात हो, ये अपने आप में एक बड़ा बड़ा टॉपिक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे, आपसे समय लेने का भी कोशिश करेंगे कि हम अलग अलग टॉपिक पे अगर बात करें, जैसे जैव विविधता अपने आप में एक विशाल टॉपिक है, और मुझे सर जैव बुलाइए, मैं आपके लिए कभी भी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत खुश रहूंगा आपके साथ मिलके काम करने के लिए, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ ये भी ड्यूटी है। मतलब सर्विस कंप्लीट होने के बाद भी अभी प्राण ने मुझे दो दिया, उसके बदले मैं समाज को कुछ वापस देना चाहता हूँ, है ना। सो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी बुलाइए। सिर्फ प्रिपरेशन करिए, थोड़ा 3 दिन का समय दे दीजिए, मैं तैयार रहूंगा। और नेक्स्ट डे देख लीजिए, अभी हम लोग अगले बार ये प्रेजेंटेशन को स्क्रीन को शो कर सकते हैं क्या? वो अगर वो प्रावधान हो तो मैं और कुछ एनिमेटेड व्यूज दिखा सकता हूँ, जो हम लोग बोल के समझाने के लिए कोशिश करते हैं उसको चित्रक रूप में या वीडियो के रूप में या एनिमेशन के रूप में समझाएंगे तो उसका इफेक्ट और अच्छा रहेगा, देखने वाले जो है उनका और अच्छा समझ में आएगा, ये मेरा मानना है। उसकी भी सेटिंग बनाते हैं कैसे तकनीकी रूप से उसको किया जा सकता है प्रेजेंटेशन को, तो उसको भी देखेंगे, और टॉपिक वाइज भी बैठने का, क्योंकि मेरा प्लान भी है कि हम टॉपिक के हिसाब से बैठेंगे। ये बड़ी बड़ी टॉपिक है, चाहे वो ई वेस्ट का मामला हो, या फिर जैव विविधता का मामला हो, या फिर हमें पूरे इन्वायरमेंट के अंदर जाते हैं तो फिर हमारा परंपरागत भी मामला है, हमारा जो फॉरेस्ट एक अपने आप में एक मामला है, फिर अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो वो एक बड़ा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट बहुत बड़े बड़े हैं। आज तो एक समरी करके हमने उसको आपके माध्यम से थोड़ा छोटे रूप में जानने का कोशिश किया, ताकि लोगों के अंदर इसको लेकर के एक उत्साह बढ़े सुनने का, क्योंकि जन जुड़ाव को संचालित करने के पीछे मेरा एक थीम भी है, और मेरी पुरानी सोच है कि किसी भी विषय की सार्थकता तभी है जब उसकी चर्चा चाय की दुकान में होनी शुरू हो जाए, पान की दुकान पे होनी शुरू हो जाए, या गली में बात होना शुरू हो जाए, 4 लोग बैठे नुक्कड़ पे और बात होनी शुरू हो जाए, तब उस विषय की सार्थकता बनती है। और इसी दिशा में हम जन जुड़ाव के माध्यम से वही काम करने का कोशिश कर रहे हैं कि ये विषय, ये टॉपिक या ये चर्चाएं जो है ना वो वहां तक जाए, और नीचे की जो चर्चा है वो ऊपर तक आए, और एयर कंडीशन जो कमरे में बैठे हुए लोग हैं उन तक पहुंचे। तो हम शायद इसके समाधान के दिशा में कुछ प्रयास कर पाएंगे, अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए इस पे छोटा अभी इतने वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स है इसमें पोल्यूशन कंट्रोल में, हम लोग एक एक बार एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके उसमें हम लोग कुछ केस स्टडीज भी बता सकते हैं, ताकि ये बाकी के लिए मोटिवेटिंग हो। मतलब ऐसा भी हो सकता है जो कि अदरवाइज लगता है ये कोई सोल्यूशन ही नहीं, ऐसा निराश होने की जरूरत नहीं। हम कुछ केस स्टडीज दिखाएंगे, कुछ फॉलो दिखाएंगे, ताकि बाकी लोगों के लिए एक सीखने का जरिया रहे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आज आपने अंबिकापुर का उदाहरण दिया,
कि वहाँ का जो नगर पालिक निगम है और मैडम रितु सेन के जब ये एक आप अच्छा चीज रखे अपने की, अगर अधिकारी चाहता है और उसके पसंद में कोई चीज आता है तो वो उसको वैसा बना देता है। और वो अंबिकापुर में वैसा हुआ कि वो सिर्फ नगर निगम नहीं, वहाँ पे महिलाओं को लेकर के जो डेवलपमेंट या महिलाओं के माध्यम से जो सफाई करने का काम हुआ है, वो पूरा का पूरा जो वहाँ पे वेस्ट मटेरियल का रीयूज होता है, रिन्यू भी किया जा रहा है, उसको खाद में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो वो पूरी की पूरी टीम महिलाएं हैं, कचरा भी महिलाएं उठा रही है और उसको ला भी रही है, और उसको प्रोसेसिंग में जो खाद बनाने का काम कर रही है वो भी महिलाएं ही हैं। तो ये एक जो पहल हुआ था और वो चल रहा है कंटिन्यू। अब तो उन्होंने गार्बेज कैफे भी एक नया डाला है, उसका भी वीडियो आप देखिएगा कि आप अपना कचरा लाइए और यहाँ से चाय पी के जाइए, कॉफी पी के जाइए, और अपना कचरा लाइए, भोजन करके जाइए। उसका एक अच्छा, तो मैं अभी अभी एक और विचार मन में आया वो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे इतने सारे रेगुलेटर्स है, लाइक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स वगैरह है, कई बार हम लोग सुनते हैं या कई बार हम लोग उससे बच के निकलने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन पृथ्वी ऐसा एक चीज है, प्रकृति एक ऐसा चीज है जो कि किसी को छोड़ता नहीं। अभी रिसेंट एग्जांपल देखिए, कोविड आने के बाद लोग घर में लॉकडाउन हो गए, लेकिन बहुत सारा नया नया चीज सीख गए हैं। जो पहले हम लोग सोचते थे ये सब असंभव है, बाहर नहीं निकलने से तकलीफ होगा, बाहर नहीं खाने से तकलीफ होगा, ऐसा नहीं है। घर में रहते हुए हम लोग बहुत कुछ सीख गए हैं। सो अगर किसी की बात हम नहीं सुनेंगे, नेचर तो हमको छोड़ेगा नहीं। सो इसको ध्यान में रख करके हम लोग जो मिनिमम जो करके पृथ्वी को बचाने के जो कार्यक्रम है उसको आगे जारी रखना है। ये मेरा क्लोजिंग सेंटेंस है। थैंक यू। जरूर जरूर, नहीं बहुत अच्छा है। और कोविड में भी एक नया चीज जो निकल करके आने वाला है कि जैसे हम जो बेकार पड़े सामान देख रहे हैं, शायद आने वाले दिन में हमारा जो मास्क और जो कोविड के सुरक्षा के लिए जो सामान उपयोग किए जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़े वेस्ट मटेरियल के रूप में सामने आने वाले हैं, और इसकी भी व्यवस्था करने की जरूरत पड़ेगी शायद आगे चल करके। तो इस तरीके से आज का चर्चा बहुत अच्छा रहा, और मैं आपको जन जुड़ाव पेज पर समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। तो आपने मुझे मौका दिया ग्रुपिंग के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा सर। सो आगे भी हम लोग एक दूसरे के साथ संपर्क में रहेंगे। जब भी आप याद करेंगे, मैं आपको बिल्कुल अपना जो एक्सपीरियंसेस है, जो नया नया टॉपिक्स है, वो शेयर करने के लिए तैयार रहूंगा। धन्यवाद। जी 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 जरूर, धन्यवाद आपका। ओके। आज हम लोग जीएस वेंकट सुब्रमण्यम सर, जो भिलाई स्टील प्लांट के पूर्व जीएम रह चुके हैं, उनके साथ लाइव पर्यावरण को लेकर के एक लंबी चर्चा की है। और 1 घंटे के सत्र में हम लोगों ने जैव विविधता के ऊपर बात किया, फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो धुएं हैं या उनसे जो हजार्ड्स निकल रहे हैं, उसका कैसे रीयूज किया जा रहा है, किस तरीके से उसको प्रोसेसिंग करके पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचे, इसके लिए जो काम किया जा रहा है उसके ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा किया। पर्यावरण, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो खेती के माध्यम से जो पर्यावरण को सुरक्षित किया जा रहा है, उसके ऊपर भी सर की तरफ से बहुत सारी बातें रखी गई। और इस तरीके से आज हम लोगों ने बहुत सारा चर्चा किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और इसमें जो भी आपके सुझाव आते हैं वो आप हमको मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हम अगली चर्चा में उसको शामिल करके आपके प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश करेंगे। तो मैं आज चर्चा को यहीं पे विराम देता हूँ, और आप सभी दर्शकों का, आप प्रतिभागियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।